हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RA3 एकेडमी। आज से हम प्योर ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। अभी तक ज्योग्राफी में हमने जो भी देखा है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस के साथ ओवरलैपिंग था, बट अब आज से जो लेक्चर स्टार्ट होंगे वो प्योर ज्योग्राफी रहेंगे कि जो ज्योग्राफी में ही उसके क्वेश्चंस आते हैं। नाउ ज्योग्राफी की बात करें तो हमें ज्योग्राफी को टू पार्ट्स में पढ़ना है। फर्स्ट इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकेंड इज इंडियन ज्योग्राफी। अभी फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी में भी थ्री पार्ट्स है: जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। वन बाय वन हम तीनों तीन लेंगे। एज वेल एज इंडियन ज्योग्राफी में भी हम देखेंगे कि हम थ्री पार्ट्स लेंगे। फर्स्ट पार्ट इंडियन ज्योग्राफी का होगा फिजिकल एंड पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया। सेकेंड पार्ट इज इकोनॉमिक जियोग्राफी एंड थर्ड पार्ट इज डेमोग्राफिक रिलेटेड, मतलब कि ह्यूमन जियोग्राफी। सो ये तीन हेड्स में हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी आपका क्लियर होगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड इंडियन ज्योग्राफी। उससे पहले नहीं। सो फर्स्ट हम फिजिकल ज्योग्राफी हम कंप्लीट करेंगे। एंड मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि कोई भी चैनल पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस कोई भी सब्जेक्ट का कवर हो ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ मैं फुल सिलेबस जियोग्राफी का कंप्लीट करवाने वाली हूँ फॉर यूपीएससी एज वेल एज आपको ये पूरा कोर्स स्टेट पीएससी की एग्जाम्स में भी काम लगेगा। जस्ट कोई भी स्टेट पीएससी की एग्जाम दे रहे हो तो ये तो सारा करना ही है, साथ में आपको स्टेट की जियोग्राफी करनी है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट हम फिजिकल ज्योग्राफी लेते हैं, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट हम फर्स्ट पढ़ेंगे। बट जियोमॉर्फोलॉजी करने से पहले कुछ ऐसे बेसिक्स है जो आपको करने पड़ेंगे। कुछ बेसिक्स ऐसे है कि जो आपको तीनों जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एज वेल एज ओशनोग्राफी में काम आएंगे। ऐसे कुछ पार्ट, कुछ बेसिक्स हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। एंड सबसे पहले हम जो टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज अर्थ्स इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्या है ये? पिज्जा का टुकड़ा? नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली आप लोग वाटरमेलन लेने जाते होंगे ना, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि वाटरमेलन वाला या वाली जो भी है, तो जो वेंडर है वो वेंडर क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे ऐसे चाकू लगाएंगे तीन साइड या चार साइड, एंड देन वो टुकड़ा आपको निकाल के दिखाएंगे कि नहीं नहीं देखिए ये तो रेड है। हमें पता चलता है कि इंटीरियर में ये ऊपर का ग्रीन दिखने वाला वाटरमेलन वो अंदर से रेड है कि नहीं वो देखने के लिए हम करते हैं। बस यही चीज हमने की है। यहाँ पे भी ये वाटरमेलन जो है अपना अर्थ नाम का, उसका ऐसे एक टुकड़ा किया है। एंड ऑब्वियसली 3D में तो यहाँ ड्रॉ करना मुश्किल होगा, दैट्स व्हाई इट इज 2D फिगर, तो ऐसे हमें ट्रायंगल दिखेगा। बस अभी पिज्जा को याद मत कीजिए, आप खा लेना बाद में, बट अभी यहाँ पे हम देखते हैं। सो यहाँ अर्थ का इंटीरियर मतलब कि ये सरफेस है एंड दिस इज सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब कि ये अर्थ की रेडियस हो गई। यहाँ पे अर्थ सरफेस से लेके सेंटर तक उसके कौन से पार्ट्स है ये हम देखेंगे, जानेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट इज ऐसे एक पार्ट होगा, मतलब हमारा अर्थ का जो सबसे सरफेस लेयर है वो हमको पता है कि इट इज इन द सॉलिड फॉर्म। और ये वाला पार्ट है जिसके ऊपर हम रहते हैं। और एक ये पार्ट हो गया, मतलब कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने ओशंस है। ये जो दोनों पार्ट है, एक पार्ट, एक लेयर जो टॉप मोस्ट सॉलिड लेयर है वो या तो कॉन्टिनेंट या तो ओशन बनाता है। एंड दिस ये पूरे पार्ट को हम कहेंगे क्रस्ट। अब जो पार्ट कॉन्टिनेंट बनाता है क्रस्ट का उसे हम कहेंगे अपर क्रस्ट, और इसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी कहते हैं क्योंकि अपर पार्ट में ही कॉन्टिनेंट्स आए हुए रहते हैं, इसीलिए इसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी कहेंगे। नेक्स्ट ये जो नीचे वाला पार्ट है, दिस वन अपर क्रस्ट के नीचे, उसे हम कहेंगे लोअर क्रस्ट। और ये ओशन का फ्लोर बनाता है इसीलिए इसे हम कहेंगे ओशनिक क्रस्ट। सो टॉप मोस्ट लेयर, ये दोनों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट, उसे हम क्रस्ट पार्ट कहते हैं, विच इज द टॉप मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ। अब हम अंदर जाए, इंटीरियर के अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि इंटीरियर के अर्थ के ऐसे दो पार्ट्स होते हैं। यहाँ बीच वाला पार्ट इज कॉल्ड मेंटल एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड कोर। अब ये मेंटल वाला पार्ट है, मतलब कि दिस इज मेंटल पार्ट एंड दिस पार्ट इज कोर। नाउ यहाँ जैसे हमारे क्रस्ट के टू पार्ट्स हुए, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, वैसे ही यहाँ मेंटल के भी हम दो पार्ट्स करेंगे। वन इज यहाँ पे जो है उसे हम कहेंगे अपर मेंटल एंड इसे हम कहेंगे, उसके नीचे वाला जो है उसे हम कहेंगे लोअर मेंटल। कोर के भी इसी तरह से टू पार्ट्स होंगे। तो यहाँ जो बाहर वाला कोर है, ऊपर वाला कोर है, उसे हम कहेंगे आउटर कोर एंड
ये अंदर वाला जो पार्ट है उसे हम कहेंगे इनर कोर। यहाँ अपर लोअर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये सबसे अंदर का पार्ट है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनर पार्ट, इनर कोर। एंड इनर से बाहर वाला कोर है तो इसे हम आउटर कोर कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, ये इनर आउटर हम नहीं कहते क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर नीचे क्लब्ड हुए हैं, इसीलिए लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल। और ये सबसे ऊपर का पार्ट दैट इज लोअर क्रस्ट एंड अपर क्रस्ट। लेकिन ये मेंटल और क्रस्ट, उसके बीच में एक और एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पे सैंडविच हुआ होता है, ये जगह पे, जिसे हम कहेंगे एस्थेनोस्फीयर। मतलब कि ये वाला जो पार्ट है हमारा जो सैंडविच हुआ है उसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, तो इस तरह से कुछ 7 पार्ट्स हमारी अर्थ के हैं टोटल, जिसमें ये एस्थेनोस्फीयर को एक्चुअली मेंटल का ही टॉप मोस्ट लेयर माना जाता है। हम एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर। बट और एक जगह पे वही वही पैराग्राफ में, मतलब सेकंड पेज पे जाती है वो लाइन, तो वहां ऐसे लिखा है कि दिस अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट मतलब कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट एंड एस्थेनोस्फीयर, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? हमारा लिथोस्फीयर बनाएंगे। सो लिथोस्फीयर की अगर बात करें तो उसमें अपने ये तीनों पार्ट आ जाएंगे। कौन से आएंगे लिथोस्फीयर के पार्ट में? अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट एज वेल एज एस्थेनोस्फीयर। सो ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अब हम इसके डिस्टेंसेस लिख लेते हैं कि कितने डिस्टेंस पे हमें ये सारे लेयर्स मिलते हैं। सो फर्स्ट हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में अपर क्रस्ट अराउंड 0 से लेके 35-40 किलोमीटर जितना होता है। 30-40 किलोमीटर लिखो, 35-40 किलोमीटर तक हमारा अपर क्रस्ट होता है। देन लोअर क्रस्ट और एस्थेनोस्फीयर ये सब मिल के कहीं ना कहीं 100 किलोमीटर के अंदर सब खत्म हो जाता है। देन अपर मेंटल हमारा 700 किलोमीटर तक हमें मिलता है। देन हमारा लोअर मेंटल हमें कहाँ मिलेगा, कब तक मिलेगा? मतलब कि अप टू 2900 किलोमीटर हमारा लोअर मेंटल है। देन आउटर कोर इज 2900 किलोमीटर टू 5150 किलोमीटर, 5150 किलोमीटर। एंड हमारा सेंटर अर्थ का हमें मिलेगा 6370 या 6371 किलोमीटर। ओके, सो इस तरह से है कुछ कि हमारा अपर क्रस्ट 35 to 40 किलोमीटर तक चौड़ा होता है। अच्छा, अब दूसरा कि यहाँ पे ये तीन 700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर एंड 5150 किलोमीटर, दीज आर एब्सोल्यूट नंबर्स, कि यही लाइन पे हमें हमारे मेंटल्स एंड कोर्स, ये बाउंड्रीज हमें यही जगह पे हमें मिलती है। लेकिन ये वाला पार्ट जो है हमारे क्रस्ट वाला पार्ट अप टू एस्थेनोस्फीयर एज वेल एज हमारा कोर का जो डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिखा है, दीज आर एवरेज डिस्टेंसेस। क्यों? क्योंकि काफी जगह है ऐसी है कि जहाँ पे अपर क्रस्ट ये 40 किलोमीटर से भी डेप्थ में हमें मिलता है। नो डाउट वहां पे अपना ओशनिक क्रस्ट या तो लोअर क्रस्ट थोड़ा सा पतला हो जाता है, बट काफी बार हमने ये चीज देखी है। सो यहाँ पे जनरली अपना ओशनिक क्रस्ट काफी पतला रहता है, वो एक थीन लेयर है। स्टिल काफी जगह है कि जहाँ पे वो चौड़ा भी है। सो ये वाला जो पार्ट है अपर क्रस्ट का 35 to 40 किलोमीटर इज द एवरेज डिस्टेंस, कि जहां जहां पे वैलीज होगी वहां पे क्रस्ट, हमारे क्रस्ट की थिकनेस कम हो जाएगी। कहीं कहीं पे जहां जहां पे माउंटेन्स है, हाई माउंटेन्स, वो जगह पे क्रस्ट की हाइट, क्रस्ट की विड्थ बढ़ जाती है, और इसीलिए ये एवरेज डिस्टेंस है। सेम वे यहाँ पे 100 किलोमीटर के अंदर हमने कहा कि हमारा लिथोस्फीयर कंप्लीट हो जाता है, बट अप टू 400 किलोमीटर तक हमें एस्थेनोस्फीयर मिल सकता है। ये 100 किलोमीटर एज वेल एज 35 to 40 किलोमीटर इज एवरेज ऑफ एवरी विड्स। दूसरा कि यहाँ मेंटल अप टू 400 किलोमीटर हमें मिलता है। अप टू 400 किलोमीटर मतलब कि उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए लिथोस्फीयर का हमने 100 किलोमीटर ऐसा लिखा है यहाँ पे। एंड विच इज एवरेज, इट इज नॉट एब्सोल्यूट कि 100 किलोमीटर से नीचे हमें मेंटल के अंदर हमें एस्थेनोस्फीयर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे उसकी थिकनेस ज्यादा है, कहीं कहीं पे कम है। ओके, नेक्स्ट, ये तो एब्सोल्यूट है, दिस वन इज ऑल्सो एब्सोल्यूट एंड दिस वन इज ऑल्सो एब्सोल्यूट। बट यहाँ पे 6370, ये 6370 की जो हमारे अर्थ का सेंटर है, या तो अर्थ की जो रेडियस हमें मिलती है, मतलब कि सेंटर जहां पे मिलता है वो वेरी करता है। बिकॉज क्या होगा कि हम इक्वेटोरियल एरिया में देखेंगे तो यहाँ हमारी अर्थ का शेप कौन सा है? यस, ऑब्लेट शेप है या जियोइड शेप है। एंड जियोइड मतलब कि ऑब्लेट शेप, बट अर्थ का शेप हमने जियोइड कह दिया है, एकदम संतरे जैसी है। मतलब कि हमारी अर्थ ये
इक्वेटर वाले रीजन में, इक्वेटोरियल एरिया में ये थोड़ी सी बल्ज्ड है, फुली हुई है, और हमारे पोल्स की साइड वो फ्लैट है, मतलब कि दबी हुई है। सो इसीलिए कुछ ऐसा शेप हमें मिलता है संतरे जैसा, कि जहाँ पे इक्वेटर वाले रीजन में ये रेडियस ज्यादा होगी, अराउंड 67-8 किलोमीटर है वो। एंड एग्जैक्टली एट द पोल्स हमारे अर्थ की रेडियस कितनी है, 6356 किलोमीटर। सो ये 6356 6078 ये करके उसमें भी क्या है कि बीच में जाएंगे तो ये यहाँ इसके बीच वाली कुछ मिलेगी, एंड दैट्स व्हाई दिस इज एवरेज ऑफ ऑल द रेडियस इज 6370। सम बुक्स मेंशन इट इज 6371 किलोमीटर, वो भी वेरिएशन है, बट जो भी है आपको ये पता होना चाहिए कि 6070 या 6071 किलोमीटर इज द अर्थ सेंटर। उतने किलोमीटर पे हमें अर्थ का सेंटर मिलता है, एंड दिस इज एवरेज। नाउ वी विल सी कि ये किससे बने हुए हैं, कौन से मैटर से, कौन सी चीजों से बने हुए हैं। सो यहाँ हम अगर देखें तो हमारा अपर क्रस्ट, वो ओनली अपर क्रस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। सो अपर क्रस्ट बना हुआ है, वो लोग लिखते हैं बुक में सियाल से। सियाल का मतलब है सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ये दो एलिमेंट्स, ये दो कंपाउंड्स हमें मैक्सिमम मिलते हैं। सिलिका एंड एल्यूमिना आर मैक्सिमम इन अपर क्रस्ट। उसमें ऐसा नहीं है कि दूसरे कोई एलिमेंट्स या दूसरी कोई चीजें नहीं मिलती है, बहुत सारी चीजों से ये बना हुआ है, बट मेजोरिटी इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ से लेके पर्टिकुलरली हमारा लोअर क्रस्ट, यहाँ से लेके हमारा लोअर मेंटल तक, मतलब कि ये पूरा पार्ट हमारा लोअर क्रस्ट, मतलब कि ओशनिक क्रस्ट, एसेनोस्फियर, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ये चारों चार बने हैं सीमा से। सीमा का मतलब होगा सिलिका एंड मैग्नीशियम, यहाँ पे याद रखना दिस इज नॉट मैंगनीज, दिस इज मैग्नीशियम। सो सिलिका एंड मैग्नीशियम से हमारे ये चार लेयर बने हैं। ओशनिक क्रस्ट मतलब कि लोअर क्रस्ट, एसेनोस्फियर, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ये चारों बने हैं सीमा से। देन हमारा कोर एरिया, तो कोर बना हुआ है हमारा नाइफ से, NiFe मतलब कि निकल एंड फेरस, फेरस मतलब आयरन। सो निकल एंड आयरन से हमारा कोर बना हुआ है, मतलब यहाँ बना हुआ है, मतलब यहाँ पे भी दूसरे काफी एलिमेंट्स, हेवियर एलिमेंट्स होंगे, और है यहाँ पे भी सीमा के अलावा दूसरे एलिमेंट्स है, बट जस्ट ये मैक्सिमम किस चीजों से बना है ये यहाँ पे हमने लिखा है। सो ओनली अपर क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सियाल, देन लोअर क्रस्ट एसेनोस्फियर, upper mantle and lower mantle are made up of sema, outer core and inner core are made up of knife, NiFe, sial, silica and alumina, sema, silica and magnesium and NiFe मतलब निकल एंड आयरन। नेक्स्ट इज कि ये सारे चीजें कौन से स्टेट में है। अच्छा, स्टेट ऑफ द मैटर्स आपको पता होगा कि कौन कितने कितने स्टेट्स होते हैं मैटर के। यस, जो 3 स्टेट हम देख पाते हैं उसी की हम यहाँ पे बात करेंगे। सो स्टेट्स कितने कितने हैं, चलिए फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन से स्टेट में मैटर होती है, की कमेंट। ओके, कौन से स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ये 3 स्टेट्स है मैटर के। कोई भी मैटर ये 3 में से एक स्टेट में होती है जिसे हम देख सकते हैं। उसके अलावा प्लाज्मा स्टेट भी है, कि जब अपनी मैटर, अपने एलिमेंट्स वो आयन के रूप में हमें मिले, आयनाइजेशन हो जाए, बट उसके लिए बहुत टेम्परेचर चाहिए। सो नॉर्मली हम प्लाज्मा मैटर हम ऐसे ऐसे नहीं देख सकते, उसके लिए स्पेशल कंडीशंस चाहिए। सो यहाँ पे हम ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ये वाले स्टेट्स की बात करेंगे। सो फर्स्ट अगर बात करें तो हमारा अपर क्रस्ट वो कौन से स्टेट में है। सो अपर क्रस्ट इज इन सॉलिड स्टेट, दिखता है ना, सॉलिड है इसलिए तो हम लोग खड़े हैं ऊपर, नहीं तो हम अंदर ही दलदल की तरह घुस जाते। तो ऑब्वियसली ये सॉलिड स्टेट में है। हमारा लोअर क्रस्ट ऑब्वियसली इट इज इन सॉलिड फॉर्म, हमने पहले ही कह दिया ना ये चीज कि अपर मोस्ट सॉलिड लेयर्स ऑफ अवर अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। तो ये दोनों क्रस्ट हमारे कैसे है, क्रस्ट इज इन सॉलिड फॉर्म, तो मतलब कि ये दोनों हमारे सॉलिड है। नेक्स्ट एस्टेनोस्फियर, वो कौन से स्टेट में है। एस्टेनोस्फियर भी समवट सॉलिड स्टेट में ही रहता है, बट ये सॉलिड कैसा सॉलिड है, इट इज प्लास्टिक लाइक सॉलिड, मतलब कि ये प्लास्टिक जैसा सॉलिड है कि अगर गर्मी मिली तो फट से वो पिघल जाएगा। तो फट से पिघल जाने वाला प्लास्टिक होता है, ऐसे प्लास्टिक जैसे फॉर्म में हमें एस्टेनोस्फियर मिलते हैं, मतलब कि ये भी हमें कैसे मिलेगा, प्लास्टिक लाइक सॉलिड। तो ये एस्टेनोस्फियर हमारा प्लास्टिक जैसे सॉलिड फॉर्म में है। नेक्स्ट अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल की बात करें तो ये मेंटल्स हमारे कौन से स्टेट में है। अच्छा, यहाँ हम एस्टेनोस्फियर की थोड़ी और बात कर लेते हैं। सो हम अगर देखें कि हमें पता है कि वॉल्केनो इरप्ट होता है हमारे अर्थ पे, तो जब भी वॉल्केनो इरप्ट होता है तो हम बाहर लावा
बाहर आता हुआ देखते हैं। एंड लावा एक्चुअली क्या है कि मैग्मा ही बाहर आ गया, उसे हम लावा कहेंगे। जब तक सरफेस के नीचे है तब तक हम ये लिक्विड जो हम लावा के रूप में देखते हैं उसे मैग्मा कहते हैं। जैसे ही ये लिक्विड बाहर आ गया, अर्थ की सरफेस पे आके फैलने लगा, देन इट इज कॉल्ड लावा। सो मैग्मा बाहर आएगा तो लावा। सो यहाँ पे मैग्मा का सोर्स कौन सा है, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैग्मा का मेन सोर्स वो कौन सा है। सो इट इज एस्थेनोस्फीयर। सो मेन सोर्स ऑफ मैग्मा इज एस्थेनोस्फीयर। नाउ अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल की बात करें कि ये कौन से स्टेट में है। सो अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल आर इन सॉलिड स्टेट। ये दोनों सॉलिड स्टेट में होते हैं। चलिए अब यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, लेकिन ये कैसा सॉलिड? ये तो प्योर सॉलिड जैसे हम लोगों ने देखा था, मतलब हम लोग देखते हैं जैसे, वैसे प्योर सॉलिड में है। ये प्लास्टिक जैसा सॉलिड है। तो ये कैसा सॉलिड है? ये सॉलिड मतलब ये वैक्स लाइक सॉलिड है, सॉलिड ही है, बट यहाँ पे हम बात करें तो ये वैक्स जैसे सॉलिड है। जैसे ये लिखना मत हाँ कहीं पे, आप प्लास्टिक आपको जस्ट जब राइट अप लिखोगे तब आप लिखना कि प्लास्टिक जैसे सॉलिड में। अब ये वैक्स जैसे सॉलिड में है। वैक्स सबने देखा होगा। तो वैक्स, अब जब मोमबत्ती जलाओगे तो मोमबत्ती जलाओगे तो धीरे धीरे करके बाद में, मतलब काफी हीट मिलने के बाद में जाके ये मोम पिघलेगा। मोम पिघल के ऐसे नीचे नीचे जा रहा होगा, लेकिन जैसे ही वहां पे ठंडा हो गया, थोड़ा भी टेम्परेचर कम हो गया तो वो वहीं पे जम जाएगा। सो इस तरह के स्टेट में हमारा अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल है। तो ये वैक्स जैसे सॉलिड है दोनों ही, कि गर्मी मिलने पे ये दोनों पिघलेंगे एंड ऑन कूलिंग ये दोनों फिर से सॉलिड बन जाएंगे। यहाँ भी यही, एस्टेनोस्फीयर का भी यही है कि ये गर्मी मिलने पे तुरंत से फट से पिघल जाएगा और फिर वो बाद में सॉलिड भी बन जाता है। नाउ आउटर कोर एंड इनर कोर की बात करें, सो आउटर कोर ये कौन से स्टेट में है? आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट। क्यों ऐसे हुआ? तो हम जैसे जैसे सरफेस से डीप डेप्थ में जाते जाएंगे वैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। आप लोगों ने कोई भी माइनिंग वाले मूवीज देखे होंगे, जैसे केजीएफ है, और आपने सैंक्टम देखा है, अगर इंग्लिश मूवी है सैंक्टम, देन आपने अगर और कोई भी ऐसे मूवीज की जहाँ पे काफी डेप्थ में अंदर जाएंगे, केजीएफ इज बेस्ट एग्जांपल। तो आप वहां पे देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि जैसे वो नीचे जाएंगे ना वैसा पसीना होगा उन लोगों को, बहुत गर्मी हो जाएगी ऐसे लगेगा। तो ये चीज है कि जितना आप डेप्थ में जाओगे हीट उतनी बढ़ेगी, टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली ये सारे सॉलिड में रह पा रहे हैं, और इसलिए यहाँ पे वैक्स जैसा सॉलिड हमने कहा। अल्टीमेटली ये सारे सॉलिड में रह सकते हैं, लेकिन यहाँ जाते जाते हीट इतनी इंक्रीज हो जाए कि उसकी वजह से ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यू नो ना कि सॉलिड को अगर हम हीट दे तो एक टेम्परेचर के बाद में वो क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा एंड इट विल मेल्ट, वो लिक्विड हो जाएगा। तो सेम वे यहाँ पे भी हो रहा है। नाउ इनर कोर इज इन, अब लिक्विड को गर्म करोगे तो क्या होगा? कौन से स्टेट में कन्वर्ट होगा? गैस में? नहीं, यस, बात तो सही है आपकी कि लिक्विड को अगर हम गर्म करेंगे तो वो गैस में, वो वेपराइज होगा या तो गैस में कन्वर्ट होगा, बट यहाँ नहीं ऐसा होता। यहाँ पे क्या होता है, ये लिक्विड अगेन सॉलिड बन जाता है। मीन्स की अवर इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट अगेन। सिर्फ एक ही लेयर है जो लिक्विड में है, यहाँ लिक्विड से गैस नहीं हो रहा है। एंड व्हाट इज द रीजन? क्या यहाँ पे आके एकदम से ठंडी आ गई, ये कूल डाउन हो गया? नहीं, गर्मी तो बढ़ ही रही है। यहाँ पे टेम्परेचर तो ज्यादा ही है, ऑब्वियसली इनर आउटर कोर से इनर कोर का टेम्परेचर ज्यादा है, सेंटर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होने के बावजूद ये लिक्विड से ये सॉलिड में कन्वर्ट कैसे हुआ? अगर लिक्विड रहता तो चलो हम मान लेते क्योंकि लिक्विड रह रहा है ना, इट्स ओके, अभी भी टेम्परेचर हाई है, बट टेम्परेचर हाई है फिर भी ये लिक्विड से सॉलिड में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? ये क्यों सॉलिड फॉर्म में है हमारा इनर कोर? चलिए सोचिए थोड़ा, और फिर अगर पता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम सरफेस से डेप्थ में जाएंगे अर्थ में, उतना टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा, बट उसके साथ साथ प्रेशर भी उतना ही इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ प्रेशर भी इंक्रीज होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जितना नीचे जाएंगे उतना उसके ऊपर वाले जो लेयर्स है, ये लेयर सारे प्रेशर लगाएंगे। तो सबसे हाई प्रेशर हमें कहाँ? कोर पे मिलेगा, सॉरी सेंटर पे मिलेगा। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा इनर कोर, यहाँ तक प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है कि ये सारे एटम्स एक साथ मिल गए। एंड आई होप कि आपको पता होगा सॉलिड लिक्विड एंड गैस वाला कंसेप्ट। हम सॉलिड किसे कहेंगे, किस तरह से हम कहते हैं कि ओके इट इज इन सॉलिड फॉर्म? इसीलिए क्योंकि देखिए सॉलिड में क्या होगा कि एटम्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, एकदम से ऐसे सब एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठे हुए होते हैं,
हिलने की जगह नहीं होती उन लोगों में। सो यहाँ पे क्या होगा कि बिल्कुल जगह नहीं है, सब एक साथ में एक दूसरे के साथ सारे एटम्स या सारे मॉलिक्यूल्स सॉलिड के वो एक साथ बैठे हुए हैं। अब जैसे ही हम हीट देंगे ना, वैसे ही वो भागना चालू करेंगे। आपको पता होगा ना कि अगर गर्मी है बहुत ज्यादा, आप पसीना पसीना ऑलरेडी हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और फैन भी ऑफ है, ऐसी ऐसी हालत में अगर कोई गर्मियों में आके आपके पास ऐसे चिपक के बैठ जाता, आप कहोगे ना, ए दूर जाना, वैसे ही इतना पसीना हो रहा है, गर्मी लग रही है, आप भगा दोगे ना। वैसे ही यहाँ पे भी यही चीज होगी कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग भगा देंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, दूर भागने का ट्राई करेंगे क्योंकि इतनी गर्मी है। नहीं, एक्चुअली वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है एटम्स में, उन लोगों को एनर्जी मिल जाती है एंड उनमें ऐसे इस तरह से मूवमेंट स्टार्ट होती है एंड दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये सारे एक दूसरे से दूर जाएंगे। जैसे ही ये दूर गए वैसे ही शेप अब मेंटेन रहेगा नहीं, दूर जाके घूमना फिरना ही चल रहा है उन लोगों का। और इसीलिए ये कौन से स्टेट में आ जाएंगे, अब ये लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। अब ये सारे एटम वो पास में थे वो दूर चले गए ऑन हीटिंग, और इसकी वजह से ये लिक्विड स्टेट में आएंगे। बाद में और गर्मी दे रहे हैं तो ये और दूर भागेंगे कि नहीं अब घर से बाहर ही निकल जाए। होता है ना हम लोगों को कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो ऐसा होता है कि कहीं और चले जाए। तो ये चीज हो गई कि ये लोग बहुत एक दूसरे से दूर चले गए एंड एक दूसरे से बहुत दूर चले गए, मतलब कि अब ये गैसियस स्टेट में आ गए, ये गैस बन गए। और अब इसको कूल करो, तो जैसे गैस को कूल करेंगे तो वैसे वो एटम्स वो सारे वापस से पास में आएंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो ये अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, और यही लिक्विड को और कूल डाउन करोगे, टेम्परेचर और डाउन होगा तो ये सब एक साथ आ जाएंगे। मतलब ये होता है, ये हमें पता है, ठंडी में होता है ना, हम ऐसे चिपक के ही बैठते हैं लोगों को काफी बार, जैसे हाथ पकड़ के, हाँ तेरा हाथ तो बहुत गर्म है। तो वही चीज है कि ठंडी में पास आएंगे एटम्स एंड गर्मियों में दूर जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है कि हमारा क्रस्ट से लेके ये सॉलिड फॉर्म में है, एसोनोस्फियर सॉलिड फॉर्म में है, देन मेंटल भी सॉलिड फॉर्म में रह पा रहा है अभी भी। अभी भी एटम्स दूर दूर नहीं भाग रहे हैं, लेकिन इनर कोर तक आते आते इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि सब दूर भाग जाते हैं। ठीक है, एंड अब ये मूवमेंट में आ गए और दूर चले गए, मतलब कि अब ये इनर कोर इज इन लिक्विड स्टेट। बट बाद में क्या हो रहा है कि गर्मी तो बढ़ रही है तो इनको और दूर जाना चाहिए था ना, नहीं, बट ऊपर से प्रेशर इतना ज्यादा आ रहा है सारी सारी चारों साइड से, कि इतने प्रेशर की वजह से वो लोग कंपल्सरीली एक साथ बैठ रहे हैं, मतलब उनको गर्मी सहन करनी है। क्यों? क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। सो यहाँ पे इनर कोर सॉलिड स्टेट में क्यों है, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी सबसे ज्यादा है। सो प्रेशर की वजह से सारे एटम्स पास में आ गए, और कोई भी चीजों में अगर एटम्स पास पास में बैठे हैं देन इट विल बी इन सॉलिड फॉर्म, वो अपना शेप मेंटेन करेगा तो उसको सॉलिड फॉर्म में रहेगा। सो ये इनर कोर इज इन सॉलिड फॉर्म। तो आई थिंक ये वाला पूरा पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और क्या ये मैम का फेवरेट है बोर्ड का पार्ट? नहीं, इधर भी हम जाएंगे, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हम लोगों को ये वाला भी मेरा फेवरेट ही है, हाँ, पूरा बोर्ड मेरा फेवरेट है। तो यहाँ चलिए, अब इस साइड पे हम क्या आएंगे, और भी थोड़ी इंफॉर्मेशन है ये हम देख लेते हैं। सी, यहाँ पे हम देखेंगे डेंसिटी। वहां जैसे हमने डिस्टेंस लिखा है ना, वैसे यहाँ पे हम डेंसिटी लिखेंगे। एंड व्हाट इज डेंसिटी? आई होप कि यू रिमेम्बर व्हाट इज डेंसिटी। याद करो, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है डेंसिटी का मतलब क्या है, कि कोई भी वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसे हम उसकी डेंसिटी कहेंगे। हम लोगों ने ये ऑलरेडी देखा है और आपको पता भी होगा। सो मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। यहाँ पे डेंसिटी का यूनिट हम क्या लेते हैं, यहाँ पे डेंसिटी का यूनिट हम लेंगे ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हम डेंसिटी का यूनिट यहाँ पे रखेंगे। चलिए अब एक एक चीजों की डेंसिटी ले लेते हैं। सो अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट की डेंसिटी कितनी है यहाँ पे लिख रही हूं मैं, ठीक है। तो अपर क्रस्ट की डेंसिटी है 2.90, 2.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि 1 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, वो डाइस ल्यूडो की उसका जो साइज है उसके अंदर 2.9 ग्राम जितना मैटर या 2.9 ग्राम जितना क्रस्ट का पार्ट हम देखते हैं। तो इतना वेट का क्रस्ट अपर क्रस्ट है, मतलब अपर क्रस्ट की डेंसिटी क्या है, 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन लोअर क्रस्ट एंड एसोनोस्फियर, ये वाला जो पार्ट है लोअर क्रस्ट एंड एसोनोस्फियर, उस दोनों की डेंसिटी में बहुत कम डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस, मतलब ये जो दोनों है उसकी डेंसिटी हम लेंगे 3.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 3.30 और 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ अपर मेंटल इट इज 4.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ लोअर मेंटल, इसकी डेंसिटी है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन आउटर कोर, उसकी डेंसिटी है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड इनर कोर की डेंसिटी है 12.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड एट द सेंटर, ये पॉइंट पे हमें डेंसिटी मिलती है 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
सो हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे हम सरफेस से अर्थ के सेंटर की ओर जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। सो यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज भी दिखा रहा है कि एक्चुअली प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। ये क्वेश्चन आता है काफी बार कि हम अर्थ की सरफेस से सेंटर की ओर जाते हैं तो कौन कौन सी चीजें चेंज होती है या कौन कौन सी चीजें इंक्रीज हो रही है। तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा एंड डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। नो डाउट यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस डेंसिटीज। ये नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना ट्रिवियल यूपीएससी नहीं पूछेगा एंड एज वेल एज कोई स्टेट पीएससी में भी इतना ट्रिवियल आने के चांसेस कम है। अगर याद रहता है तो अच्छा है, इजी है। देखो 2.9 है, देन 3.3, 4.3, 2.3 वाले हैं 3 एंड 4, देन उसके बाद में 5.5, 10.5, यहाँ पे सीधा डबल जैसी हो जा रही है, ठीक है। सो 5.5 एंड 10.5 ये दोनों 0.5 वाले हैं एंड देन 12.3 एंड 13.3। तो वैसे याद रहे वैसा ही है, रख लो तो ठीक है, नहीं है तो इट्स ओके, इसमें ज्यादा प्रेशर मत लो। लेकिन अब जो मैं कराऊंगी दैट इज इंपॉर्टेंट और वो आपको याद रखना है। एंड अब हम क्या लेंगे यहाँ, तो फर्स्ट आप देखिए कि ये सारे लेयर्स में डेंसिटी कैसे हो रही है। तो यहाँ अपर क्रस्ट की डेंसिटी हम देख रहे हैं कि 2.9 है, देन ये वाले पार्ट की डेंसिटी लोअर क्रस्ट वाली हम देख रहे हैं कि 3.3 है, देन अपर मेंटल ये डेंसिटी थ्रू आउट 4.3 रह रही है, कंटिन्यूअस है। देन लोअर मेंटल की डेंसिटी देखो 5.5, ये यहाँ तक कंटिन्यूअस है। लेकिन हो क्या रहा है, एट द वन पॉइंट ये डेंसिटी चेंज हो जा रही है। मतलब कि हम अपर मेंटल में यहां से लेके यहां तक आए तब तक डेंसिटी सेम है, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे उसकी बाउंड्री से अचानक से नीचे जाओगे तो डेंसिटी चेंज हो गई, 5.5 हो गई। मतलब कि पूरे लेयर में कंटिन्यूअस डेंसिटी है, ये जगह पे डिसकंटिन्यूटी आ गई, डेंसिटी में डिसकंटिन्यूटी आ गई। देन अगेन ये जगह पे डिसकंटिन्यूटी आई, फिर यहाँ डिसकंटिन्यूटी आई, वैसे ही ये जगह पे डिसकंटिन्यूटी हमें मिलेगी अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में 2.9 और 3.3 के बीच में। सो ये डिसकंटिन्यूटीज जिन जिन साइंटिस्ट ने प्रोपाउंड की थी, जिन्होंने ढूंढा था ये डिसकंटिन्यूटीज को, जिन्होंने ये डेंसिटी डिफरेंस हमें दिखाया था, उनके नाम से ये जो जोन्स है जहां पे डेंसिटी डिसकंटिन्यू हो रही है उस पॉइंट्स को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटीज। और ऐसी डिसकंटिन्यूटीज ये सारी आपको याद रखनी है। चलिए हम लिख लेते हैं कि कौन सी है। सो फर्स्ट इज अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, ये वाला जो पॉइंट है इसमें जो डेंसिटी का डिफरेंस है, ये जो डिसकंटिन्यूटी है अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में, उसका नाम है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। चलो इसे डिसकंटिन्यूटी क्यों कहते हैं ये तो आपको आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। चलो तो कॉनराड डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे है। देन देखिए दूसरी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे है, 3.3 एंड 4.3, मतलब कि ये जगह पे किधर, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में। इसे कहते हैं मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी या मोहो डिसकंटिन्यूटी भी इसे कहा जाता है। देन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है उसे हम कहेंगे रेपेटी, या उसका नाम है रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट इज लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच की डिसकंटिन्यूटी, उसका नाम है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। एंड ये आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम है लेमेन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। सो फर्स्ट इज अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में कॉनराड, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में मोहोरोविसिक या मोहो, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में है रेपेटी, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में है गुटेनबर्ग, एंड आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है लेमेन डिसकंटिन्यूटी, जहां पे हमें डेंसिटी डिफरेंसेस मिल रहे हैं। नाउ ये आपको याद रखना है कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है। कैसे याद रखेंगे, वाई फियर वेयर रोशनी मैम इज हियर। अब देखें कि ये कैसे याद रखेंगे, एक स्टोरी से याद रखेंगे ये चीज को हम। ये स्टोरी अगर याद रह गई, वैसे याद भी रह जाएगी, स्टोरी इजी है, तो स्टोरी अगर याद रहेगी तो ये डिसकंटिन्यूटी सबको याद रह जाएगी। सो एक सिनारियो इमेजिन करते हैं हम कि जिसमें एक लड़के ने लड़की को कोन ऑफर किया कि चल आज कोन खाने जाते हैं। तो दोनों ही कोन खा रहे थे और बातें कर रहे थे। तो कोन खाते खाते उन्हें हो गया मोह, मोहरोविसिक, मोह हो गया कोन खाते खाते, मतलब कोन से कॉनराड एंड मोह हो गया से मोहरोविसिक। सो अब मोह हो गया, मोह ये मोह मोह के धागे, प्यार हो गया। ठीक है, प्यार हो गया तो अब शादी करेंगे, तो शादी भी कर ली। और शादी करेंगे तो शादी करने के बाद जनरली हमारे इंडिया में क्या होता है, लड़कियों का काम क्या है, वही चपाती बनाना। तो और वो कैसे काम हो गया, ये चपाती बनाने का काम सुबह शाम करना है, तो रिपीटेड चपाती बनानी पड़ती है लड़कियों को। सो ये चीज यहाँ पे हो गई, ये रिपीटेड चपाती, ऐसे याद रख लो। तो रिपीटेड चपाती वाली साइकिल में अपनी लड़की फंस गई। सो कौन खाते खाते हो गया मोह एंड लड़की आ गई
कौन सी साइकिल में? रिपीटेड चपाती वाली साइकिल में आ गई। और मतलब मोह में बीच में शादी आ गई, बट अब शादी हम याद नहीं रखेंगे उतना, इतना रखो। तो कौन खाते खाते हो गया मोह, और लड़की आ गई रिपीटेड चपाती, मतलब कि रेपेटी डिसकंटिन्यूटी की बात हो रही है, रिपीटेड चपाती वाले उसमें आ गई, और रिपीटेड चपाती बनाते बनाते उसे होने लगी घुटन, मतलब बोर हो गई। तो चपाती बनाते बनाते, ऐसे रिपीटेडली चपाती बनाते बनाते उसे घुटन हो गई कि क्या यार, ये हरोज हरोज क्या नाटक है चपाती बनाने का। तो उसे हो गई घुटन, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और अगर घुटन हो गई तो लेमैन डिवोर्स। ठीक है, लेमन लेमन डिसकंटिन्यूटी। सो यहाँ पे याद रखो, कौन खाते खाते, मतलब कि कौनराड डिसकंटिन्यूटी हो गया मोह, मोहरोविसिक या मोहो डिसकंटिन्यूटी। देन आएगा, लड़की आ गई रिपीटेड चपाती वाली साइकिल में, रेपेटी, रिपीटेड चपाती, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। उसकी वजह से वो उसे होने लगी घुटन, लड़की को हो गई घुटन, घुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और घुटन हो गई तो लेमन डिवोर्स, लेमन डिसकंटिन्यूटी। तो आप ये ऊपर से नीचे तक इस तरह से ऑर्डर में ये याद रख सकते हो, ये सारी डिसकंटिन्यूटी इस स्टोरी से आपको याद रह जाएगी। एंड अब फिर करना क्या है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सिंपल है कि ये सारे लिख लो, और फिर उसके सामने लिख दो कि कौन से लेयर्स है। तो ऊपर से नीचे लेयर्स भी तो आपको याद रह ही गए ना अभी। तो अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, कौन कौन के सामने लिख दो। देन आप लिखो लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, मोहो के सामने लिख दो। देन इस तरह से। तो आप जब ऐसे लिस्ट बना दोगे तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा है, या कौन सी पेयर्स करेक्ट है ये पूछा है, या फिर जस्ट एक नाम पूछ दिया है कि मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी इज बिटवीन इनर कोर एंड आउटर कोर, तो गलत हो जाएगा, सिंपल, आपको पता चल जाएगा। तो ये थियरी यहाँ पे हमारी खत्म होती है। इतनी बातें हमें याद रखनी है। यस, ये चीज जो है कि ये लिक्विड फॉर्म में ही है एंड ये सॉलिड फॉर्म में ही है, जैसे कि ये अपना अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल ये सॉलिड फॉर्म में ही है। ये आप लोगों को और ज्यादा पता चलेगा जब हम आगे अर्थक्वेक वेव्स करेंगे, तब तब ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। बट यहाँ पे अभी इतना याद रख लो, एंड दिस थियरी, ये वाली चीज, ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैम पूरा बोर्ड भर गया, इतनी सारी डिटेल हमें पता कैसे चली, किसने बता दिया हमें? ये चीजें जानने के लिए कुछ सोर्सेस है, कुछ सोर्सेस से हमें पता चलता है। यहाँ पे सोर्सेस को हम दो, मतलब ये सारी अर्थ के इंटीरियर को जानने के सोर्सेस, इस सोर्सेस को हम दो हेड्स में डिवाइड करेंगे। वन इज डायरेक्ट सोर्सेस एंड अदर इज इनडायरेक्ट सोर्सेस। तो डायरेक्ट सोर्सेस कौन से होंगे, चलिए फटाफट सोचिए। डायरेक्टली जिसे हम देख के बोल पाए क्योंकि ये डायरेक्ट सोर्सेस है। तो फर्स्ट डायरेक्ट सोर्स इज माइनिंग एंड ड्रिलिंग। हम माइनिंग करते हैं, तो माइन खोदने के लिए हम खड्डा गिराएंगे, तो बस जितना खड्डा गिराएंगे, जहां तक हमारा खड्डा जाएगा तब तक तो हमें पता चल जाएगा कि ये लेयर्स है, इस तरह से हो रहा है। इवन यहाँ से ही हमें पता चला था कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है माइंस से, एज वेल एज हमारे डेंसिटी में डिफरेंस आ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, ये हमें पता चला था। और प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी हमें ये माइनिंग से पता चला था। तो ये सारी चीजें बेसिक है। ये बेसिक चीजें हमें यहाँ से पता चली थी कि जितने अंदर जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ने वाला है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए हम कितना डीप जाते हैं। वर्ल्ड की डीपेस्ट माइन कौन सी है, आपको पता है? चलिए, नहीं पता तो ये है, वर्ल्ड की डीपेस्ट माइन का नाम है एम्पोनेंग, जो कि साउथ अफ्रीका में है। इट इज द डीपेस्ट माइन, और वो कितनी डीप है, हम खड्डा कितने तक गिरा पाए हैं? ओनली 4 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर डीप माइन है। तो इंडिया की डीपेस्ट माइन कौन सी है? वही केजीएफ, अपना मूवी नहीं, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड, जो कि कर्नाटका में है, और वो हमारी डीपेस्ट माइन है, मतलब कि इंडिया की। और वो कितनी है? 3.2 किलोमीटर। मतलब कि माइनिंग से हम खड्डा, हम डिगिंग कहाँ तक कर पाते हैं? अप टू 4 किलोमीटर। उससे ज्यादा डीप हम नहीं गए हैं, अभी तक नहीं जा पाते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, ड्रिलिंग हम करते हैं, ठीक है। तो ड्रिलिंग अगर हम करें, तो ड्रिलिंग किस चीज के लिए? पेट्रोलियम और उसके लिए। तो ड्रिलिंग में भी हम देखेंगे तो कोल ड्रिल है, हमारे रशिया के अंदर है ये, और वो 12 किलोमीटर जितना है। माइनिंग एंड ड्रिलिंग आर डायरेक्ट सोर्सेज की नीचे क्या है वो हमें पता चलता है। नेक्स्ट डायरेक्ट सोर्स इज, अब हम तो अंदर नहीं जा पाते, कुछ अगर बाहर आ जाए तो पता चलेगा कि अंदर क्या है। और बाहर कुछ आता है, हाँ, मैग्मा बाहर आता है ना लावा के रूप में, तो बस ये लावा या मैग्मा, दिस इज अनदर डायरेक्ट सोर्स, मतलब कि वॉल्केनिज्म या वॉल्केनोज, जिसमें से लावा बाहर आएगा। तो ये लावा एक दूसरा डायरेक्ट सोर्स है जिससे हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान सकते हैं। ये दो डायरेक्ट सोर्सेज है, बाकी सारे इनडायरेक्ट सोर्सेज है जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट रहते हैं। सो इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करें तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में फर्स्ट इज टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी का चेंज होना विथ डेप्थ,
ये एक इनडायरेक्ट सोर्स है जिससे हमें पता चलता है कि हम कितना नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर का इंक्रीज होने का रेट कितना है, प्रेशर इंक्रीज होने का रेट क्या हो सकता है, तो ये एक चीज है। देन सेकेंड इनडायरेक्ट सोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का। अब ये ग्रेविटेशनल पुल जो है वो अर्थ के अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग है। जैसे कि हम इक्वेटर पे जाएंगे तो ग्रेविटी सबसे मिनिमम होती है, सबसे मिनिमम ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे हमें लगता है, जबकि पोल्स पे जाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम। और ये दिखाता है कि सेंटर से पोल्स जो है, मतलब कोर ज्यादा पास में है पोल्स की, इसका मतलब कि रेडियस वहां कम है। एंड इन ऑन द इक्वेटर साइड थोड़ी रेडियस ज्यादा है, अर्थ इज बल्ज्ड ओवर इक्वेटर, ये चीजें पता चलती है। देन इनडायरेक्ट सोर्स इज मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। अब ये मैग्नेटिज्म है अर्थ में, इससे हमें पता चला कि अर्थ के सेंटर में ये आयरन, निकल, इस तरह के फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट होंगे, इस तरह के हेवियर एलिमेंट अर्थ के कोर में है। ये हमें कहाँ से पता चला कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से। अनदर इनडायरेक्ट सोर्स इज मीटियोराइट स्टडीज। एंड व्हाट इज मीटियोराइट, अब तो पता चल गया होगा, नहीं पता तो ये वाला शॉर्ट देख लीजिए कि मीटियोराइट क्या है, आपको पता चल जाएगा। तो मीटियोराइट की बात करें तो मीटियोराइट ऊपर से आते हैं, अर्थ पे गिरते हैं, है ना। फर्स्ट इज मीटियोरॉइड और एस्ट्रॉइड, अर्थ के एटमोस्फियर में आके जलने लगे तो मीटियोर, और अगर जला जो बाकी का रेमनेंट पार्ट है अगर कुछ बच जाए जले बिना, और जो अगर अर्थ पे आके खड्डा गिराएगा तो वो जो चीज आती है अर्थ पे, जो टुकड़ा बचता है, दैट इज मीटियोराइट। तो मीटियोराइट की स्टडी से भी हमें पता चल सकता है कि अर्थ के लेयर्स कैसे हो सकते हैं। सी अभी मीटियोराइट तो जल के आता है तो उसके ऊपर के लेयर ऑलरेडी जल के राख बन चुके हैं, वो वहां पे एटमोस्फियर के अंदर ही रह गए। तो बाकी का जो पार्ट आता है, काफी अगर बहुत बड़ा मीटियोराइट होगा तो उसका मेंटल पार्ट आ सकता है, छोटा मीटियोराइट है तो अपने कोर हो सकता है। तो इससे भी हमें अंदाजा लग सकता है। और ऐसा क्यों, बिकॉज हो सकता है कि हमारे प्लैनेट्स की एज वेल एज ये एस्ट्रॉइड की मेकअप वो सिमिलर हो। तो ये एक इनडायरेक्ट सोर्स है। एंड द बेस्ट इनडायरेक्ट सोर्स टू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन टोटल, वो है हमारे अर्थक्वेक वेव्स, जिसे हम सिज्मिक वेव्स भी कहते हैं। सो सिज्मिक वेव्स की स्टडी करके ही ये सारी डिसकंटिन्यूटीज के बारे में पता चला, डेंसिटी कितनी है ये हमें पता चला, एज वेल एज ये सारे लेयर्स भी इतने हैं ये भी हमें पता चला। हमें तो जस्ट इतना पता था पहले कि क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये तीन चीज होगी, लेकिन अर्थक्वेक वेव्स से हमें पता चला कि ये अलग अलग डिविजन है इतने सारे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारा आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट एंड मेंटल इज इन सॉलिड स्टेट, ये चीज भी हमें सिज्मिक वेव से पता चली है। सो सिज्मिक वेव से हमें अर्थ के इंटीरियर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। और ये भी ये वाली जी ये डिस्टेंस पे ही हमें हमारा अपर मेंटल खत्म हो रहा है, ये डिस्टेंस पे ही हमारा लोअर मेंटल खत्म हो रहा है। तो ये वाले डिस्टेंसेस भी हमें सिस्मिक वेव से पता चले हैं। अब ये सिस्मिक वेव जब करेंगे तो मैं फिर से आपको याद करवाऊंगी कि ये कैसे पता चला था। तब तक के लिए थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, और आपको पता है तो कमेंट में बताइए कि वो कैसे पता चला कि ये आउटर कोर का लिक्विड होना, या ये सारी इंफॉर्मेशन हमें सिस्मिक वेव्स कैसे देते हैं। इफ यू नो देन कमेंट। सो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक देम, एंड नॉलेज पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।